प्यारे बच्चों, मैं संजय कुमार पांथरी, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज कैंपटी, टिहरी गढ़वाल, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कल मैंने जो आपको पढ़ाया था, कभी कभी एक प्रश्न उसी चैप्टर से आता है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या कार्य है। तो कल आपको पता था कि संरचनात्मक जीन में ZYA3 होते हैं, और उसमें जो Z जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज BGL का कोड करता है, जो लैक्टोज से गैलेक्टोज व ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज डैश लैक्टोज डैश गैलेक्टोज, और फिर क्या लास्ट में क्या बना, ग्लूकोज। तो ये 2 नंबर का सवाल, ये 1 नंबर का सवाल आता है। और इसी प्रकार इसी चैप्टर से कल जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें आता है उनायक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोमोटर के 2 कार्य लिखे। और जब भी मैं इस चैप्टर को पढ़ाता हूँ तो एक DNA का डायग्राम मस्तिष्क में आना चाहिए कि DNA का वह खंड, कल कहा था मैंने PIPO, P से प्रोमोटर जीन, I से रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, और स्ट्रक्चरल जीन में भी 3 बताए थे मैंने, ZYA। अब उनायक के 2 कार्य, प्रोमोटर के 2 कार्य, DNA का वह खंड जो ऑपरेटर जीन के पास स्थित होता है, जिससे DNA के अनुलेखन के पूर्व RNA पॉलीमरेज एंजाइम को बांधना या जुड़ना होता है। ये किसका कार्य है? प्रोमोटर जीन का। और DNA का वह भाग जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम पर नियंत्रण रखता है तथा मैसेंजर RNA का अनुलेखन करता है, ये प्रोमोटर के कार्य है। और इसका अगर इसको समझ लेंगे तो एक बार वो जो मैंने कहा था PIPO, P से प्रोमोटर, रेगुलेटर, प्रोमोटर जीन, और प्रोमोटर जीन में आपको पता है कि RNA पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है, जुड़ना ये बांधना, फिर ऑपरेटर जीन, फिर संरचनात्मक जीन ZYA। कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं 1 नंबर के कि प्रोटीन संश्लेषण में ट्रांसफर RNA का क्या योगदान है। अब प्यारे छात्र छात्राओं, ट्रांसफर RNA का कार्य है अमीनो एसिड को पकड़ कर प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक पहुंचाते हैं। कोशिका द्रव्य से अमीनो एसिड को पकड़ता है और वहाँ से मैसेंजर RNA के साथ मैसेंजर RNA पर कोडन पाए जाते हैं, ट्रांसफर RNA पर एंटीकोडन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर RNA अमीनो एसिड को पकड़ कर प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक पहुंचाते हैं। तो तना और पत्ती जो है द्विगुणित होती है, 2n। बाह्यदल पुंज भी 2n होता है, और दल पुंज भी क्या होता है, 2n होता है। और पौधे का जो पुष्प कर्म होता है वो भी 2n होता है, और पुंकेसर भी 2n होता है। परागकोश भी क्या होता है, 2n होता है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है, परागकण हमेशा अगुणित होता है, नर युग्मक भी हमेशा अगुणित n। और सहायक कोशिका बीजांड के अंदर हम देखेंगे तो इस बीजांड में 3 कोशिका ऊपर की ओर होती है, जिसको एंटीपोडियल सेल कहते हैं, और 3 कोशिका नीचे होती है, उसमें एक अंड कोशिका होती है, और जो अंड कोशिका होती है वो भी अगुणित होती है।
और जो सहायक कोशिकाएं होती है वो भी अगुणित होती है। और इसी प्रकार एंटीपोडियल की कोशिकाएं जो 3 ऊपर की तरफ होती है वो भी क्या होती है, अगुणित होती है। लेकिन इसके ध्रुवीय केंद्रक हमेशा क्या होता है, द्विगुणित होता है। अब इस पर बहुत बार बोर्ड की परीक्षा में एक सवाल आ जाता है कि यदि एक पुष्पीय पदार्थ की कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 24 है तो निम्नलिखित में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। और जैसे उसमें पूछ लिया जाता है कि परागकण, अंड कोशिका और नंबर 3 भ्रूणपोष, यह युग्मनज। अब आपको पता है कि जो पुष्पीय पदार्थ में जो कायिक कोशिका होती है वो दुगुणित होती है। तो 2n बराबर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगर इस प्रश्न का उत्तर लिखना है हमने तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2n बराबर 24। अब सबसे पहले इसमें परागकण के बारे में पता है। अब तुम्हारे मस्तिष्क में आ जाना चाहिए कि परागकण हमेशा क्या होता है, अगुणित। तो अब अगुणित, इसी प्रकार अंड कोशिका भी क्या होती है, अगुणित। लेकिन भ्रूणपोष, जो भ्रूणपोष है 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट जब उसके साथ जाता है तो वो 3n बन जाता है। और इसी प्रकार युग्मनज, जाइगोट, अंड कोशिका और परागकण जब भी मिलते हैं या मेल न्यूक्लियाई और एग सेल मिला के जो है दोगुणित होती है। अब यहाँ पर इसका उत्तर किस प्रकार से देना है हमने, हम यहाँ पर लिखेंगे पुष्पीय पदार्थों में 2n बराबर 24। तो अगुणित कितने हो गए, 12। तो परागकण कितना है, परागकण हमेशा क्या होता है, अगुणित होता है। तो अगुणित का अर्थ ही इसमें कितने होंगे गुणसूत्र, 12 होंगे। इसी प्रकार अंड कोशिका में गुणसूत्र कितने होंगे, क्योंकि ये भी क्या है, अगुणित है, n बराबर ये भी 12 आएगा। लेकिन यहाँ पर भ्रूणपोष है। अब भ्रूणपोष का अर्थ है, भ्रूणपोष में 3n, तो 3n का अर्थ है कि n बराबर हैप्लॉइड जब होता है अगुणित तो उसमें गुणसूत्र की संख्या 12 है। तो 3n में अपने आप ही आप लगा देंगे कि 12 तिया 36। और जाइगोट, युग्मनज कहते हैं जिसको, अंड कोशिका और नर युग्मक से मिलकर बनी होती है, 2n होती है। तो इसमें जो गुणसूत्र होते हैं 24 होते हैं। और बहुत क्वेश्चन इसको पूछे जाते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इनके उत्तर आपने आसानी से देने हैं। और प्यारे छात्रों, इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे ढंग से लिखने हैं। और बेटो इसमें एक प्रश्न और आता है, थोड़ा मैं अलग प्रकार का दे रहा हूँ कि एक पुष्पीय पौधे की वर्धी कोशिका, कायिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 24 है तो निम्न भागों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। और सबसे पहले दे रखा है पत्रदल, जिसको हम कहते हैं करोला। दूसरा दे रखा है इसमें बीजाणु मात्र कोशिका, स्पोर मदर सेल। और तीसरा दे रखा है इसमें द्वितीयांक केंद्रक, जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। फिर दे रखा है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, जिसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। फिर दे रखा है परागकण, और फिर दे रखा है अंड कोशिका, और फिर दे रखा है युग्मनज। और प्रश्न इस प्रकार से दे रखा है और 2 नंबर का आता है। अब आपके मस्तिष्क में ये बात आ जानी चाहिए कि पत्रदल, सबसे पहला पत्रदल। तो एक तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जब इसका उत्तर लिखेंगे तो कायिक कोशिका 2n बराबर 24 हो गए। अब सबसे पहले पत्रदल, पेटल्स कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये भी दुगुणित होती है पत्रदल।
करोला भी कहते हैं इसको, पेटल्स कहते हैं। तो गुणसूत्र हो गया 2n बराबर 24। अब बीजाणु मात्र कोशिका ये भी दुगुणित होती है 2n, तो इसमें भी गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी 24। अब द्वितीयांक केंद्रक, 2 केंद्रक है तो 2n बराबर भी क्या होगा 24। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, अब यहाँ पर 3n 1n बराबर 12, तो 3n बराबर हो जाएंगे 36। फिर प्राग कण, अब सबको पता है प्राग कण क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, तो इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी 2n बराबर 24, तो n बराबर 12। अंड कोशिका, और ये भी अगुणित होते हैं एग सेल, तो 2n बराबर 24, तो n बराबर 12, तो अंड कोशिका भी कितनी होगी 12। अब युग्मनज जायगोट, अब जायगोट क्या होता है दुगुणित होता है। जायगोट आपको पता है कि एक मेल गेमिट और एक एग सेल दोनों मिलकर जायगोट का निर्माण करते हैं, तो n धन n बराबर 2n, तो इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी 24 होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों को आपने सोच समझ के लिखना है। याद आ जाना चाहिए कि कौन दुगुणित है, कौन त्रिगुणित है और कौन अगुणित है। छोटे छोटे सवाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों के उत्तरों को आपने अच्छे ढंग से देना है।